नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्जाम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि पिछली वीडियो में जितना कुछ पढ़े हैं स्वर से संबंधित सबका एक रिवीजन मात्र होगा, बस इसी के लिए क्लास होगी। देखते हैं। देखिए, वर्णों का जो विभाजन हुआ था वो उच्चारण की दृष्टि से हुआ था कि उच्चारण की दृष्टि से ही वर्णों को हम बांट सकते हैं, उसका भेद कर सकते हैं, जैसे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और उन्हीं ध्वनियों में स्वर वर्ण का जो वर्गीकरण है उसका जो आधार होता है, आज उसे समझने के अच्छे से कोशिश करेंगे कि जैसे कि जीभ के भाग के आधार पर जब स्वर का विभाजन होता है तो उसके क्या क्या नाम होते हैं, जैसे अग्र, पश्च और मध्य, ये 3 नाम होते हैं। कारण क्या है? देखिए, जीभ का जो भाग होता है, मान लीजिए ये जीभ है हमारी और ये पीछे का भाग है और ये बीच का और ये आगे का, तब ये स्थिति बनती है। इनमें कौन से स्वर अग्र हैं? देखिए, ई और ई, ए और ऐ, ये अग्र स्वर कहलाते हैं। ऊ और ऊ, ओ और औ, ये पश्च स्वर कहलाते हैं। तो अब स्थिति है कि जैसे कि कुछ विद्वानों ने दीर्घ आ को मध्य स्वर कहा है कि ह्रस्व आ को, तो उत्तर आपको आ ही मिलेगा। लेकिन हम जिसके आधार पर हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं, तो उन्होंने आ और आ दोनों को मध्य स्वर माना है। लेकिन स्थिति यहाँ पर कि जिन विद्वानों ने केवल ह्रस्व आ को ही मध्य स्वर माना है, क्या कारण है? देखिए, ये मध्य भाग है जीभ का और ये अग्र है, ये पश्च है, मतलब कि ये जो नुकीला भाग है वो जीभ का आगे का भाग है। इससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं हमने पूर्व वीडियो में, पहले की वीडियो में सब समझ लिया है और लिख लिया है। तो हम देखेंगे मध्य बीच में भाग में ये ज़्यादा अटेंड करता है और ये पीछे रह जाता है, तो ये पीछे की स्थिति ज़्यादा बनती है और आगे की कम। तो अग्र का मतलब आगे का। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि अग्रस्वर क्या होते हैं, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि जीभ के आगे के भाग से उच्चारित होने वाले स्वर अग्र कहलाते हैं। तो अग्रस्वर में ई और ई, ए, ऐ, ये अग्रस्वर कहलाते हैं। अगर जैसे बात करें री की, तो उच्चारण में ये मूर्धन्य स्वर होता है जो संस्कृत में है, लेकिन इसका ह्रस्व रूप हिंदी देवनागरी लिपि में मान्य है, दीर्घ वाला रूप नहीं मान्य है। तो जैसे स्वरों की बात करें कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो ये तो सामान्य सा प्रश्न है, तो वहाँ 11 आते हैं। 11 क्या? 4 ह्रस्व हैं और 7 दीर्घ स्वर हैं। तो ये जब ह्रस्व और दीर्घ, जैसे ये ह्रस्व और दीर्घ स्वर का नाम आता है तो किस आधार पे आते हैं? तो जब ये मात्रा के आधार पे आता है, ह्रस्व और दीर्घ, ये एक आधार बनता है। और उच्चारण में ही जब जीभ का भाग की बात आती है कि जीभ का आगे और बीच और पीछे का भाग कितना या किस वर्ण के हिस्सेदारी में है, तब ये नाम आते हैं अग्र, मध्य और पश्च। अब दूसरा आधार है, देखिए, मध्य मतलब कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का बीच पीछे का भाग सहयोग करे, ज़्यादा हस्तक्षेप करे, वो मध्य स्वर होते हैं। और पीछे से जो उच्चारित होते हैं जैसे ऊ, ऊ, ओ और औ, तो ये पश्च कहलाते हैं। जीभ के व्यवहृत का मतलब कि जीभ तो हमारी होती है, उसी से उच्चारण होता है सभी ध्वनियों का, जो लिखित ध्वनियाँ हैं या बोलते हैं मौखिक रूप से, सबका उच्चारण होता है। तो जीभ का जो भाग है वो जब मुख में किसी स्वर का उच्चारण करता है तो किस तरह प्रयोग में आता है, अर्थात जैसे हमारा मुख है, ये मुख की स्थिति है और यहाँ पर जीभ जब बोलते हैं स्वरों को, स्वर का वर्णन देख रहे हैं, वर्गीकरण, तो स्वर की बात करेंगे और जब व्यंजन की बात आएगी तो व्यंजन की चर्चा करेंगे। तो उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का विभाजन हुआ है। तो स्वर का उच्चारण में जब जीभ का जो भाग है, मान लीजिए ये हमारी जीभ है मुख की स्थिति में, ये जब ऊपर जाएगी तो हमारा मुख लगभग बंद हो जाता है
तो उन स्वरों के उच्चारण में तो जो बंद रहते हैं, लगभग अधिक बंद रहेगा जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारा मुख, तो इसका एक नाम और हो जाता है, जिसे जो आपको मिलेगा मुख विवर के आधार पर। क्या नाम मिलता है? मुख विवर। विवर मतलब खुलना या मुख का भाग, खुला हुआ भाग, कि जिनको उच्चारित करते समय मुख की क्या स्थिति होती है, कितना खुलता है ध्वनियों के उच्चारण में। तो जब ऊपर जाएगी तो जो स्वर समृद्ध होते हैं उनकी ही स्थिति होती है कि जीभ ऊपर चली जाती है और उन स्वरों के उच्चारण में सभी स्वर समृद्ध हो जाते हैं। समृद्ध का मतलब बंद हो जाते हैं, लगभग बंद ही रहते हैं, बस थोड़ा उच्चारित करने के लिए छोड़ा जाता है। तो समृद्ध स्वर इस ग्राफ में देखेंगे कि समृद्ध क्या है। देखिए ई और ई, उ और उ, ये समृद्ध स्वर हैं। समृद्ध स्वर क्योंकि जीव जब हम बोलेंगे ई उ तो जीभ का जो भाग है या ये ऊपर की ओर इस स्थिति में होगा। किस स्थिति में होगा? ऐसे होगा। और यही जीभ तो यहाँ पर क्या है? समृद्ध स्वर हो जाएंगे। और जब जीभ मुख के नीचे वाले हिस्से में आती है तो वो विवृत। जब जीभ नीचे आएगी, तालु के पास नीचे, तब मुख पूरा लगभग खुला हुआ रहता है। तो ऐसा कौन सा स्वर है जो इसका उल्टा विवृत? विवृत का मतलब खुला, लगभग पूरा खुला रहता है मुख। ऐसा कौन सा स्वर है? तो यहाँ देखेंगे कि विवृत स्वर में आ मिलता है, दीर्घा। जब भी स्वर का उच्चारण करेंगे तब हमारे मुख की स्थिति यही होती है। मुख में जीभ का व्यवहार किस प्रकार से हो रहा है। तो जब बोलेंगे आ तो जीभ क्या होती है? जीभ नीचे रहती है और पूरा मुख खुला रहता है। फिर इसी को आधे में बांट देंगे, अर्ध समृद्ध, कि जब मुख समृद्ध के, जब जीवा मुख में समृद्ध के समीप होती है तब उन जिन स्वरों का उच्चारण होता है वे अर्ध समृद्ध कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ अर्ध समृद्ध में देखेंगे कि ए और ओ अर्ध समृद्ध है। ए और ओ, इनको हम बोलेंगे ए ओ, तो थोड़ा सा मुख आधा लगभग खुला रहता है और पूरा तरीके से खुला भी नहीं रहता है। तो ये स्थिति होती है। तो ये अर्ध समृद्ध, अर्ध मतलब आधा, समृद्ध मतलब बंद। आधा बंद रहता है और आधा खुले की स्थिति नहीं। मतलब ये है कि समृद्ध के समीप जिह्वा रहती है और विवृत के समीप जब जिह्वा रहेगी तो अर्ध विवृत हो जाएगा। अब अर्ध विवृत जैसे आई और औ, आई और औ, ये अर्ध विवृत होते हैं। विवृत स्वर आ होता है। अब ये जो ह्रस्व आ है ये समृद्ध है कि विवृत है, किस स्थिति में है? तो ये अर्ध समृद्ध की स्थिति में आते हैं इस ग्राफ के आधार पर। तो अर्ध समृद्ध क्या होते हैं? ह्रस्व आ अर्ध समृद्ध। री की स्थिति क्या होगी? री इसी में आ जाएगा। ये चूंकि अब इसका प्रयोग कुछ व्यंजन आकार में भी होने लगा, जैसे री। इस री का ऐसे प्रयोग होता है जैसे कहते हैं आप ऋतु लिखते हैं तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं ऋतु। तो लगभग इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में ही प्रयोग में आता है। ये शब्द अशुद्ध माना जाता है, सर्वथा शुद्ध यही है, किंतु लिखा इस प्रकार भी आपको मिल सकता है। तो री भी ह्रस्व स्वर में जोड़ा जाता है। आगे ओष्ठ के आधार पर देखिए स्वरों का जब उच्चारण होता है तो कौन कौन से भाग मुख में कार्य करते हैं। जीभ तो महत्वपूर्ण स्थान है। ओष्ठ हो गया। कोआ मतलब कि आपके मुख में कौन से स्वर मुखर होते हैं, कौन से। नासिका जैसे नासिक के और अनुनासिक ये स्वर होते हैं। तो कौवे की स्थिति के आधार पर ही इनका नामकरण किया जाता है। जीभ है, जीभ कब एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाती है और
मात्रा का हो गया मुख की मांसपेशियां। कहने का तात्पर्य ये है कि जीभ उच्चारण स्थान की बात जैसे करें तो तालु आएगा, मूर्धा आएगा, दंत है, ओष्ठ है, कंठ है। अब ये तो मूल क्या है, ये वर्णों के उच्चारण में सहयोग देते हैं। जब हम स्वर और व्यंजन का एक स्थान पर देखेंगे, उच्चारण स्थान, वो अलग की बात है। तो जैसे इसमें कौन सा भाग है जिनमें स्वर का उच्चारण नहीं होता है, तो दंत एक ऐसा भाग है मुख का जहाँ स्वर के उच्चारण में ये सहयोगी नहीं होते हैं। बाकी मूर्धन्य है तो इससे री का उच्चारण होता है। तालु है जैसे, तो इसमें तालु से भी नहीं होता है क्योंकि तालु से ई का होता है, ई का, और ओष्ठ से ऊ का, और कंठ से आ का। तब बचे हैं मूर्धा। मूर्धा से ये हो गया, तो ये उच्चारण स्थान में देखा जाएगा। अगला देखते हैं ओष्ठ के आधार पर। तो ओष्ठ के उच्चारण में सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर जो नाम रखा जाता है ये ओष्ठ की बनावट पे ही होता है। जब हम बोलते हैं तो ओष्ठ का आकार हमारा गोला हो जाता है, और जब गोला नहीं होता है तो आवृत्ताकार, मतलब जहाँ फैली हुई स्थिति होती है वो आवृत्ताकार होती है, और जहाँ पर फैला हुआ नहीं रहता है वो वृत्ताकार। तो इसे अप्रसृत भी कहते हैं और इसे प्रसृत स्वर भी कहते हैं। तो ये तो हुआ इसके आधार पर। यहाँ पर जिससे आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्वर है जो समृद्ध भी है और अग्र भी है, इनमें से कौन सा स्वर समृद्ध भी है और अग्र भी है, तो आपको ई और ई बता देना चाहिए कि समृद्ध स्वर अग्र भी है और समृद्ध भी है। तो ऐसा कौन सा स्वर है जो पश्च भी है और विवृत भी है, तो आ हो गया। तो इस प्रकार से ये ग्राफ बनाने से आपको बड़ी सहायता मिलेगी कई वर्णों को छांटने में। जीभ के चल अचल, देखिए ये इसका नंबर है कि कौवे की स्थिति। कौवा क्या होता है, मुख में जब हमारे मुख में ये जैसे मुख है तो जो ये लटकता हुआ भाग होता है मुख के अंदर, इसे कौवा कहते हैं। जब ये ऊपर की स्थिति में रहता है तो हमारे मुख से जब किसी स्वर का उच्चारण करते हैं वर्ण का, तो पूरी हवा आसानी से निकल जाती है मुख से ही। तो जिन स्वरों के उच्चारण में साधारणतः मुख से हवा निकल जाए वो मौखिक स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई इत्यादि स्वर, ये सब मौखिक होंगे। जब ये और नीचे आ जाएगा, मुख बंद हो जाएगा कुछ, और सारी आवाज नाक के बल से जाएगी, तो अनु मतलब साथ में, नासिक मतलब नासिका, कि जिसमें मुख और नाक दोनों की सहायता हो, वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब एक शब्द होता है नासिक के, एक होते ध्वनि अनुनासिक के या अनुनासिक, और एक होता है निरनुनासिक। निरनुनासिक, देखिए ये वो ध्वनियाँ हैं कि जब केवल नाक से ही उच्चारण हो तो नासिक के होते हैं। जिसमें नाक और मुख दोनों की सहायता हो अनुनासिक, जिसमें केवल मुख हो वो निरनुनासिक। जैसे म, न, अण, तो ये व्यंजन ध्वनियाँ नासिक में आती हैं पंचमाक्षर में। अनुनासिक में स्वर भी आ जाएंगे, जैसे कि अर्ध है, अर्धचंद है, और आ, ई, ऊ इत्यादि। तो जो अनुनासिक, जिसके उच्चारण में मुख और नासिका दोनों का सहयोग हो, जिसमें केवल मुख का ही प्रयोग हो, तो ये कौन निर्धारण करता है, ये जब कौवा मुख की स्थिति में किस प्रकार रहता है।
तभी इस स्वरों का निर्धारण होता है, इनका नामकरण होता है। तो जैसे आपसे कहें अनुनासिक स्वर कौन से हैं, तो अनुनासिक स्वर भी होते हैं और मौखिक स्वर वो भी होते हैं। आगे देखते हैं, मात्रा के आधार पर। देखिए मात्रा, जैसे ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। तो ह्रस्व मतलब एक मात्रा, जितने भी ह्रस्व स्वर होंगे सब में एक मात्रा का समय का उच्चारण काल के आधार पर भी इसका नामकरण हो सकता है। और दीर्घ मतलब अधिक मात्रा का समय लगे। दो प्रकार के भेद होते हैं, इसमें प्रभेद होते हैं। एक नाम और हो सकता है इसमें, वो क्या होता है, प्लुत होता है, प्लुत। तो प्लुत स्वर का प्रयोग दीर्घ उच्चारण में प्रयोग में आता है, किसी का संबोधन करते हैं तब, लेकिन लिखते समय इसका अत्यधिक प्रयोग कहीं नहीं आता है। संस्कृत में इसका प्रयोग अधिक होता है, संस्कृत व्याकरण में। इसलिए अगर मात्रा काल के आधार पर संस्कृत भाषा में ही इसका प्रयोग होता है तो सभी स्वर के प्लुत स्वर हो सकते हैं। देखिए, एक है जीभ के अचल या चल के आधार पर। जीभ जब चलती है ये मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर हैं। इन स्वरों में एक विभाजन और दिया गया है, जैसे कि पूर्ण अनुनासिक और अल्प अनुनासिक। ये नाम सुने हैं कि पूर्ण मतलब कि जहाँ पर पूर्ण रूप से मुख और नासिका का मतलब नाक का सहयोग मिले, वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, पूर्ण रूप से कहते, जैसे हाँ में आ है, ठीक। और जैसे की में ई है तो ई में है ये अनुनासिक। अब जैसे ए है तो ये सब क्या है, पूर्ण अनुनासिक में। अल्प अनुनासिक, जैसे जब भी पंचमाक्षर कोई आता है और उसके पूर्व स्वर का प्रयोग किया जाता है तब बल अल्प अनुनासिक में ही पड़ता है। जैसे कहेंगे राम, तो अगर आप केवल मुख का उच्चारण करें, जैसे कहेंगे राम, तो माँ का तो होता है लेकिन इस पर भी बल पड़ता है, तो ये जो स्वर होगा ये अल्प अनुनासिक की स्थिति में आता है। जैसे कहेंगे नाम, तो ना तो है, इसके साथ आ है, इस पर भी बल जाता है, तो ये स्वर जो होता है वो अल्प अनुनासिक कहलाता है। आगे देखिए, मात्रा के आधार पर मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, जैसे आ, ई, उ और री। ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। ये ह्रस्व इसलिए कहा था, ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, जिनके उच्चारण में थोड़ा सा समय लगे, मतलब एक मात्रा काल। जैसे बोले आ, ई, तो ये छोटे हैं, इनको थोड़ा सी मात्रा की आवश्यकता होती है और ये आसानी से उच्चरित हो जाते हैं, ह्रस्व कहलाते हैं। और ये ही स्वर मूल स्वर कहलाते हैं। मूल मतलब इन स्वरों से ही इनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई और इन स्वरों की सहायता से ही अन्य स्वरों का निर्माण होता है, तो मूल स्वर भी कहते हैं और बीज स्वर भी कह सकते हैं, मौलिक स्वर भी कहते हैं। इसे नैसर्गिक या प्राकृतिक स्वर भी कह सकते हैं। इनको तोड़कर, इन ध्वनियों को तोड़कर अर्थ तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए इन्हें रूढ़ स्वर भी कह सकते हैं। तो ये सब मूल स्वर या ह्रस्व स्वर के नाम हैं। और मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर में जिस स्वरों का उच्चारण 2 मात्रा काल के आधार पर होता है वे दीर्घ होते हैं। तो उनकी संख्या आप 4 बताएंगे या फिर 7 बताएंगे। देखिए, जो भी स्वर होते हैं दीर्घ में वो
सात होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। देखिए ये मूल स्वरों से निर्मित हुए हैं और इनमें इन्हीं के योग से इन स्वरों का निर्माण होता है। ये भी स्वर दीर्घ ही होते हैं, लेकिन इनका ह्रस्व नहीं होता है, ये छोटे नहीं बन सकते हैं। इनका एक नाम इसलिए यहाँ और दिया गया है, संयुक्त स्वर, संधि स्वर, मिश्रित स्वर आदि नाम इनके हो सकते हैं। देखिए अब जैसे कहा जाए कि जब ये ह्रस्व और दीर्घ ये विभाजन हो गया, या ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ये दो भेद स्वरों के विभाजन के आधार पर या वर्गीकरण के आधार पर किसके आधार पर आते हैं, तो मात्रा काल के आधार पर। और जैसे कहें कि संयुक्त स्वर वो स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर किसके आधार पर आते हैं, तो वो जीव के अचल या चल भाग के आधार पर। इसे समझते हैं कि अचल या चल के आधार पर, अचल मतलब ना चले, चल मतलब चले, कि जब जीव को जिन स्वरों के उच्चारण में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता है वे स्वर चल स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाना पड़ता है वे स्वर अचल कहलाते हैं। देखिए ये स्थिति बनी है कि जैसे ये मूल स्वर हैं आ, ई, उ, ये मूल स्वर हैं। इन स्वरों से ही संधि स्वरों का या संयुक्त स्वरों का निर्माण किया जाता है। हमारी जीवा है, मान लीजिए इसका उच्चारण ये समृद्ध है और ये विवृत की स्थिति है। समृद्ध स्वर, अब जैसे इनके आ और ई, जैसे आ और ई मिलाकर ए बनेगा, तो ए के उच्चारण में जीभ को पहले आ के पास जाना पड़ेगा, फिर ई के पास, तो सरक करके जाते हैं, इसलिए सरक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है जीभ को, इसलिए विसर्ग स्वर भी कहते हैं। मतलब कि एक स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीभ को सरकना पड़ता है। तो जैसे आ और उ, तो आ और उ क्या होंगे, ओ का निर्माण होता है। तो ये ऐसा स्वर है, संधि स्वर है, मतलब कि मिलकर बना हुआ है दो स्वरों के योग से, ये मूल स्वर नहीं है। और इस आधार को एक नाम और दिया जाता है जिससे व्युत्पत्ति आपको मिल जाएगा आसानी से। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये भी नाम मिलेगा। तो यही भेद होंगे, मूल स्वर या संधि स्वर अथवा संयुक्त स्वर। तो दो भेद मिलेंगे। अब जैसे ए आई का उच्चारण है तो पहले आ और ई से ओ बनेगा, और यहाँ की जो स्थिति होगी वो आ ई ए से, तो आ और ए मतलब आ और ए मिलेगा तो आई का निर्माण होगा। और आ और उ, तो आ और उ से पहले ओ का निर्माण बनेगा, फिर आ और ओ बन करके औ को बनाएगा। तो ये स्वर हैं। यदि हम इनको जैसे कहें कि ये सदैव ही दीर्घ होते हैं, जैसे ए, और ओ, औ, ये संधि स्वर हैं, ये सदैव दीर्घ होते हैं, इनका ह्रस्व नहीं होता। यदि ये संधि स्वर होते हैं तो यदि इनको हम तोड़ेंगे तो ये स्वर ह्रस्व बन जाएंगे, मूल स्वर कहलाएंगे। और तो क्या ये मूल स्वर कहलाएंगे? ये मूल स्वर नहीं कहलाते हैं। इसी प्रकार इनका उच्चारण स्थान भी निर्धारित होता है। दो स्वरों के योग से इन स्वरों का निर्माण होता है, तो जहाँ से उच्चारित होते हैं वे ही इनके उच्चारण स्थान कहलाते हैं। संयुक्त स्वर और मूल स्वर, इन्हें इसी संयुक्त स्वर को मिश्रित स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दो स्वरों के योग से बनता है। संयुक्त स्वर भी नाम है। और इन्हीं स्वरों के दो भेद किए जा सकते हैं। वो क्या हो सकता है? गुण स्वर और वृद्धि स्वर। क्या? गुण स्वर
और वृद्धि स्वर। अब वृद्धि स्वर क्या होते हैं और गुण स्वर क्या होते हैं? देखिए, गुण जब हम स्वर का अध्ययन कर लेंगे तब स्वरों के ही विकार से शब्दों में परिवर्तन होता है, जिसे हम संधि के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर आपको एक नाम मिलता है गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। ये स्वर ही संधि में क्यों होता है गुण और वृद्धि? क्योंकि गुण स्वर होते हैं वहाँ और वृद्धि स्वर होते हैं। देखिए, गुण क्या है? जब आ और ई और आ और ऊ, आ और ई, आ और ऊ के योग से जिनका निर्माण होता है वे ही गुण कहलाते हैं। उनमें एक नया विकार हो जाता है और जब इनमें वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि स्वर कहलाते हैं। तो आ के योग से बनता है, तो आ हो गया, ए हो गया और ओ हो गया। तो गुण स्वर कितने हैं? 3 हैं। आ है, ए है, ओ है। और वृद्धि स्वर क्या है? दीर्घ आ है, आई है और औ है। आ और ऊ, ओ से मिलकर के बनते हैं। तो वृद्धि स्वर भी 3 हैं और गुण स्वर भी 3 हैं। तो ये संयुक्त स्वर की चर्चा की है। इन्हीं स्वरों को, संयुक्त स्वर को ही और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, संयुक्त स्वर में या दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर का जो मात्रा के आधार पर इसका विभाजन होता है उसके 2 नाम और मिलते हैं। जब जैसे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो 7 होती है। तो उन 7 स्वरों का 2 प्रकार से और विभाजन हो सकता है। तो जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर, इन स्वरों में ये सजाती स्वर हैं। क्या है? सजाती स्वर। और ये क्या है? विजाती स्वर। विजाती स्वर। अब इन्हीं स्वर को सजाती हैं तो सवर्णी भी कह सकते हैं कि अपने ही समान वर्णों से निर्मित, और असवर्णी कि अपने समान वर्णों से निर्मित नहीं होते हैं। तो जैसे आपसे पूछा जाए सजाती स्वर क्या होते हैं, तो अपने ही रूप, रंग और आकार के जो स्वर, जिन स्वरों के योग से दीर्घ हो जाते हैं वे स्वर सजाती दीर्घ स्वर कहलाते हैं और विजाती या असवर्णी दीर्घ स्वर कहलाते हैं। देखिए, इनका निर्माण अलग अलग स्वरों के योग से हुआ है और इनका निर्माण एक ही रूप, रंग के स्वरों से हुआ है। तो सजाती स्वर, विजाती स्वर, संधि स्वर, संयुक्त स्वर, अनुनासिक, मौखिक, आवृत्ताकार, वृत्ताकार, ये सब स्वर के नाम हैं। जैसे ही इन सब का नाम पूछा जाए या प्रश्न किया जाए तो आपके मस्तिष्क में विचार आ जाना चाहिए कि समृद्ध का मतलब बंद, कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख लगभग बंद रहता है वे ही समृद्ध स्वर होते हैं। तो क्या ये स्थिति नहीं बन सकती कि जो समृद्ध स्वर है वो संयुक्त नहीं हो सकते, या ह्रस्व नहीं हो सकते, या दीर्घ नहीं हो सकते? हो सकते हैं बिल्कुल, किंतु उच्चारण के समय क्या स्थिति रहती है या मात्रा के आधार पर क्या है, तो इस आधार पर सबके नाम अलग अलग होते हैं। आगे हम देखते हैं, इतना समझ ही गए होंगे ये स्वरों का वर्गीकरण है। देखिए, आगे अगला विभाजन आधार है मुख की मांसपेशियों के आधार पर। मुख में जब इन्हीं स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी मांसपेशियों पर बल पड़ता है वे दृढ़ स्वर कहलाएंगे, और जो बल नहीं पड़ता है, शिथिल रहती हैं, उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे शिथिल स्वर कहलाएंगे। जैसे आ, ई, ऊ इत्यादि ह्रस्व स्वर जो होते हैं इनको हम सहज ही उच्चारित कर लेते हैं। इनमें मांसपेशियों पर बल नहीं पड़ता है या जिह्वा इनको ठेलती नहीं है बोलने के लिए, तो शिथिल स्वर होते हैं, शांत रहते हैं, साधारण या सहज रूप से उच्चरित हो जाते हैं। तो शिथिल स्वर की परिभाषा यही है। दृढ़ स्वर
देखिए दृढ़ स्वर, दृढ़ मतलब मजबूत, तो मांसपेशियों मजबूत होती हैं और मांसपेशियों पर बल डाल करके इन स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो दृढ़ स्वर ही कहलाएंगे। जैसे ई, ऊ, ए, तो ये सब क्या है, दीर्घ स्वर जो है, आदि दीर्घ स्वर दृढ़ स्वर कहलाते हैं। कुछ विद्वानों ने समृद्ध स्वर को ही केवल दृढ़ स्वर कहा है। विशेष में आप नोट भी कर सकते हैं कि सभी दीर्घ स्वर क्या है, दृढ़ स्वर, और ह्रस्व स्वर शिथिल स्वर होते हैं, शिथिल स्वर। लेकिन कुछ विद्वान दीर्घ स्वरों में केवल समृद्ध को ही मानते हैं। अभी आपने पढ़ा कि समृद्ध स्वर जैसे ई, ऊ और ऊ, तो ह्रस्व हट गया शिथिल स्वर में, और दीर्घ जो बचा है ये दृढ़ स्वर कहलाते हैं। और देखिए स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर, स्वर तंत्रियाँ क्या होती हैं कि जब मुख से हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख में ही नाद उत्पन्न होती है, गूंज उत्पन्न होती है, तो अंदर ही अंदर कुछ गूंज उत्पन्न होती है। तो वो जो स्थिति होती है स्वर तंत्रियों में कि मुख बंद किए रहते हैं फिर भी स्वर उच्चरित होते हैं, ये स्थिति केवल ये स्वर और व्यंजन दोनों में होती है। तो जिन स्वरों के तो सभी स्वर क्या होते हैं, स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर ही उच्चरित होते हैं। तो इस आधार पर जब हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर घोष अर्थात गूंज, नाद, तो घोष वर्ण या अघोष, तो सभी वर्ण सघोष या घोष जो भी होते हैं, घोष और सघोष, इस स्थिति में स्वर ही होते हैं कि सभी स्वरों का उच्चारण गूंज और नाद के आधार पर होता है। जैसे आ, ई, ऊ इत्यादि सभी स्वर का उच्चारण करेंगे हम तो मुख में अलग तरीके के गूंज उत्पन्न होगी, नाद उत्पन्न होती है। लेकिन सभी व्यंजनों में ऐसा नहीं होता है। दूसरा है प्राणत्व के आधार पर, ये हम विभाजन जो है केवल व्यंजनों में ही नहीं दे सकते, स्वरों में भी होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। क्यों? क्योंकि हम स्वरों में मुख्य मुख्य यही विभाजन पढ़ते आते हैं, इन पर कभी ध्यान नहीं जाता, लेकिन परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बन ही जाते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर स्वरों की क्या स्थिति होती है। प्राण का मतलब होता है वायु, जिसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जिन स्वरों के देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में प्राण मतलब वायु अधिक लगे वो क्या होते हैं, वो प्राणत्व स्वर होते हैं, या जिसे हम महाप्राण कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। तो वायु की बात करें तो महाप्राण का योगदान स्वरों में नहीं होता है। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो थोड़ी ही मात्रा में हम श्वास का प्रयोग करते हैं, नाद अधिक होती है स्वरों के उच्चारण में, और वायु या श्वास का कम प्रयोग होता है। जैसे बोलेंगे आ, ई, ऊ, आ। तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो मुख पर हाथ लगाएंगे तो बाहर कितनी हवा कितनी मात्रा में निकल रही है उस आधार पर इनका निर्धारण होता है। तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर सघोष होते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे एक भेद है मर्मर स्वर कि मर्मर स्वर क्या होते हैं। मर्मर स्वर देखिए जब कुछ शब्द होते हैं तो उन शब्दों में स्वध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ मिश्रित होती हैं। तो जो कमज़ोर या असहाय व्यक्ति होते हैं उनके मुख से उन शब्दों का उच्चारण किया जाता है। तो जो स्वर युक्त होते हैं कुछ वर्ण उनको वे छोड़ करके केवल एक का ही उच्चारण करते हैं। तो जिन स्वरों को छोड़ देते हैं वे मर्मर स्वर कहते हैं, लगभग मृतप्राय हो जाते हैं, उनका उच्चारण नहीं करते हैं। तो बहुत सारे ये हो सकते हैं, बहुत सारे स्वर हो सकते हैं, सबकी स्थिति अलग अलग होती है। कुछ उदाहरण यहाँ पर है, जैसे यह बोले, वह बोले, जहाँ बोले। तो कोई बीमार व्यक्ति है तो वो कहेगा यह, वह, जह। तो हा का उच्चारण वो नहीं करता है, तो हा के साथ एक स्वर भी है
तो इस स्वर का उच्चारण नहीं करेगा। इस स्थिति पे ये आ स्वर मृतप्राय हो गया, इसलिए ये मर्मर स्वर है, मृतप्राय है, तो मर्मर स्वर इसे ही कहेंगे। स्वरानुक्रम, देखिए स्वरानुक्रम, स्वर का अनुक्रम। अगर हम देखें हमारी वर्णमाला में, वर्णमाला आप सभी जानते होंगे कि वर्णमाला में वर्णों का जो क्रम है आप पढ़ते आते हैं कि आ ई उ री, ए ऐ ओ और औ, ये आपके स्वर हैं। इन स्वरों का जो क्रम है, जिससे जाति और विजाति या ह्रस्व, देखिए ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, इसका दीर्घ नहीं है। फिर इनसे और इनसे निर्मित ये है, फिर इनसे और इनसे निर्मित ये है, फिर इनसे और इनसे निर्मित ये है, फिर इनसे और इनसे निर्मित ये है। तो मतलब क्रम यही है कि एक दूसरे से निर्मित होते हैं। तो ये जो क्रम है स्वरानुक्रम, तो ये तो वर्णमाला का क्रम है, स्वर का अनुक्रम है। लेकिन कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों का जब ऐसे निर्माण होता है कि वे क्रम से आते हैं, लेकिन उनके रूप आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे स्वरों का अनुक्रम कहलाते हैं। जैसे लिखा है कि 2 या 2 से अधिक स्वर एक क्रम में आए किंतु गुण में कोई अंतर, विशेष अंतर नहीं होता है, वह स्वरों का अनुक्रम कहलाता है। जैसे शब्द होता है आओ, इसका अर्थ हो गया, लेकिन यहाँ पर स्वर क्रम से आए हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे अगर हम कहें आ और ओ, तो मिलकर क्या बनना चाहिए? औ ही बनना चाहिए, क्योंकि ये हम संयुक्त स्वर के, तो आप सीधे ये नहीं कह सकते ओ, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, तो एक स्वर कहलेगा। लेकिन यहाँ स्वरों का अनुक्रम हुआ है, स्वर क्रम से आए हैं, यहाँ व्यंजन नहीं आए हैं, तो ये स्वरानुक्रम कहलाएगा। जैसे आइए, आ ई ए, तो ये स्वर अनुक्रम है। अगर हम इसे मिलाएंगे आ ई और ए, तो आ ई मिल करके ए हो गया, ठीक, और आ मिल करके आए, तो सबको हम ऐसे उच्चारित नहीं कर सकते हैं। तो ये जो क्रम है ये स्वरानुक्रम कहलाता है। आगे है, एक होता है श्रुति। श्रुति मतलब सुनाई पड़ना। स्वरों की ही स्थिति में कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं कि वो किस प्रकार से सुनाई देती हैं। श्रुतियाँ का तात्पर्य है कि जब एक शब्द में पहला वर्ण के बाद दूसरे वर्ण को उच्चारित करते हैं, तो बीच में 2 या 2 से अधिक वर्ण एक शब्द में जब एक दूसरे वर्ण के अंतर में अपने आप ही एक रेखा खींच जाती है, वो स्वयं ही अनुच्चरित स्वर होते हैं और बीच में उनका भी स्थान हो जाता है। तो वे श्रुतियाँ होती हैं कि जिन स्वरों का जो सुनाई देना होता है वो स्वरों में श्रुति का स्थान लेती हैं, जिसे ह्रस्वार्ध भी कहते हैं। मतलब कि ह्रस्व स्वर से भी आधा जिसका उच्चारण हो, कम हो प्रयोग, वे श्रुति के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसके 3 प्रकार होते हैं, पूर्व श्रुति, मध्य श्रुति और परश्रुति। पूर्व श्रुति जिसे पूर्व श्रुति, अनुश्रुति भी कहते हैं, मतलब पहले। तो पूर्व श्रुति क्या है कि जब जिस शब्द में पहले आदि स्वर और उसके बीच दूसरे वाले शुरू होने के पहले ही आधे रहते हैं, और अगर ये पूरे हो जाएंगे तो एक नए अक्षर का निर्माण कर लेंगे, तो ये ध्वनियाँ जुड़ी होती हैं। जैसे कहेंगे स्टेशन, स्कूल, स्नान, ये बड़ी शीघ्रता से उच्चारित हो जाते हैं, लेकिन इनका योग कम होता है। अगर कहेंगे स्कूल तो आपको ई सुनाई देता है, स्कूल क्या सुनाई देता है? ई। तो ई तो नहीं लिखा है यहाँ, आधा सा ही लिखा है। तो ये पूर्व श्रुति है कि स्वर को सुनाई देना, स्वर की आकृति बनना उच्चारण में, तो पूर्व श्रुति सुनाई देना। मध्य श्रुति जैसे कि संयुक्त स्वर की स्थिति बनती है, जैसे किया, तो ई और आ क्या है? ई और आ। तो ये जब बनेंगे तो किया, हुआ, जिया, तो ये जो सुनाई दे रहा है ई और आ, ये मध्य श्रुति कहलाती है। परश्रुति
परश्रुति मतलब कि शब्द के अंत में जिस स्वर का सुर सुनाई देना, ध्वनि सुनाई देना, वो परश्रुति या पुरुषश्रुति होती है। जैसे स्वास्थ्य, अगर आप बोलते हैं तो आ की जो ध्वनि होती है स्वास्थ्य ब्रह्म, तो आ अंतिम में आता है, वो जो है वो परश्रुति कहलाता है। ऐसे कुछ और बिंदु हैं जो हम वर्ण खत्म होते ही चर्चा करेंगे। आज हम इस पर अच्छे से समझ लिए हैं। इनसे संबंधित बनने वाले प्रश्न हम टेस्ट में ज़रूर देंगे। आप प्रयास करिएगा उनको हल करने का, जो परीक्षा उपयोगी होंगे। आगे की वीडियो में हम व्यंजन पर चर्चा करेंगे कि व्यंजन का विभाजन, व्यंजन का वर्गीकरण, उनमें क्या क्या आधार हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, अच्छे से उस पर व्याख्या होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।